अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। बात आज दो अहम चीज़ों पर करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान की लास्ट तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स पाकिस्तान नेवी में कमीशन कर दी गई हैं और ये अपने फर्स्ट डे से ही अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देंगी और ये किस तरह मददगार साबित होंगी अगर हम रिसेंट ईरान और यूएस के टैंकर्स और उनकी नेवी के पूरे हालात वाक़यात को देखें। दूसरा, रशिया ने अपने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज़ करते हुए अमेरिकन मेड पैट्रियोट सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है क्योंकि पैट्रियोट सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिपोर्टेडली 10 मई को पाकिस्तान नेवी शंघाई में कमीशन करती है लास्ट टू तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स को। बुनियादी तौर पर 4 ऐसी फ्रिगेट्स पाकिस्तान नेवी ने ली और इनका कॉन्ट्रैक्ट 2017 से 2018 के दरमियान साइन किया गया था। इसमें 4 जो शिप्स हैं, पहली PNS तुगरुल है जो कि दिसंबर 2021 में कमीशन की गई। दूसरी PNS तैमूर है जो कि जून 2022 में कमीशन की गई और तीसरी टीपू सुल्तान और चौथी PNS शाहजहां है जो कि 10 मई 2023 को पाकिस्तान नेवी में कमीशन की गई। तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स फिलहाल कमीशन कर दी गई हैं और बहुत जल्दी ये अपना रूट मुकम्मल करते हुए पाकिस्तानी पानियों में पहुंच जाएंगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान नेवी की 4th तुगरुल क्लास फ्रिगेट, जिसको PNS शाहजहां या F264 कहा जाता है, वो लंकावी मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, जिसे लीमा एयर शो कहा जाता है, उसमें हिस्सा लेंगी और ये 23 मई से लेकर 27 मई तक इनकी डिप्लॉयमेंट मलेशिया में होगी, यानी कि मलेशियन नेवी के साथ। और वहाँ चांसेस हैं कि मलेशियन नेवी के साथ कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज का हिस्सा भी रहे। तुगरुल क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी टनेज की शिप है जो कि 4000 टनेज के साथ आती है। उसके अलावा CM-302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि रैमजेट इंजन के साथ पावर्ड है, उनको कैरी करती है, जो कि इंडियन ब्राह्मस मिसाइल का जवाब है। उसके अलावा LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ करती है। विकीपीडिया पर या वैसे इंटरनेट पर इनकी रेंज 45 to 50 किलोमीटर है, बट पाकिस्तानी ओसेंट्स जो हैं वो इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट बताते हैं जिसकी रेंज 70 किलोमीटर होगी। और पाकिस्तानी ओसेंट्स के मुताबिक, जैसे इंटेल कंसोर्टियम है, स्टैटकॉम है, ये बताते हैं कि पाकिस्तान के पास जो वर्जन है ये 70 किलोमीटर वाले LY-80 मिसाइल का मौजूद है। अगर हम अप्रैल में या मई में होने वाले वाक़यात को देखें अपने खलीज फारस के एरिया में, यहाँ यानी कि ईरानियन नेवी डिप्लॉय होती है, और उसके साथ साथ इन अरब कंट्रीज़ को देखें, उनके साथ जो समुद्र लगता है वहाँ अमेरिकन नेवी हैवीली डिप्लॉयड होती है। हम यहाँ देख चुके हैं कि सबसे पहले तो एक सबमरीन का वाक़या पेश आया कि एक US न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ईरानियन नेवी ने डिटेक्ट कर लिया और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फड्डा भी बन गया ईरान का और US का। उसके बाद US से एफिलिएटेड कुछ ऑयल टैंकर्स थे जिन पर ईरानियन सुसाइड ड्रोन्स ने अटैक किया। तो इससे पहले मैं अपनी वीडियोस में ही बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को एयरफोर्स के अलावा नेवी इस वजह से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और ये ज़रूरत इस वजह से है कि कल को अगर ईरान और US के दरमियान कोई लड़ाई होगी तो वो अपने इलाके में जंग का गंद कभी नहीं डालेंगे। ये अमेरिका की हमेशा से खासियत रही है कि वो जंग कभी भी अपने इलाके में नहीं लड़ेगा। उसने अगर जंग लड़नी है वो दूसरे इलाकों में जाकर लड़ेगा ताकि कोलैटरल डैमेज है या तबाही है वो दूसरे कंट्रीज़ में हो। अगर आप ईरान की ट्रैक हिस्ट्री देखें तो वो भी यही करते हैं। ईरान कभी भी अपने मुल्क ईरान में जंग नहीं लड़ता, वो इराक में अपनी प्रोक्सीज के थ्रू लड़ता है, वो हमास को रॉकेट्स दे देता है, या वो सीरिया में जाके लड़ लेता है। ईरान कभी भी अपने मुल्क में नहीं लड़ता, और यही एक स्ट्रेटजी है जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद अपनाई गई थी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से। अगर आप रशिया को भी देखें, वो भी सीरिया में आके लड़ रहा है। हाँ, अब एक चीज़ बदली है कि यूक्रेन रशिया जंग की वजह से वो जंग खुद रशिया के अंदर आई है। और चीज़ देखने में मिल रही है कि रशिया जैसी बड़ी कंट्री जो कि अपने आप को नेटो के खिलाफ खड़ा दिखाती थी, वो भी आज मिसाइल शॉर्टेज का शिकार है। सो इसी वजह से हमें ये एक चीज़ मिलती है कि ये बड़ी कंट्रीज़ या ये जो इस तरह की कंट्रीज़ होती हैं, ईरान जैसी जो बड़ी कंट्रीज़ ना भी हो लेकिन एक बड़ी मिलिट्री पावर तो है, वो कभी भी जंग को अपने मुल्क में नहीं रखती, वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना पसंद करती हैं। सो यही एक चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ की नेवी आमने सामने आती है तो ये पाकिस्तान के कंधे को या पाकिस्तानी नेवी को यूज़ कर सकते हैं, या पाकिस्तानी पानियों को यूज़ करेंगे अपने मकासद के लिए। सो उसके लिए पाकिस्तानी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो इन दोनों को एक हद तक डेटर कर सके कि आपने जो भी करना है, जो जंग लड़नी है, जो एक दूसरे के साथ करना है, वो अपने पानियों में करें, हमारे इलाकों से दूर रहें। दूसरा, अब आ जाते हैं हम यूक्रेन रशिया वॉर में, जहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि US ने अपने पैट्रियोट PAC-3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बैटरीज कीव में दी थी, यानी यूक्रेन को दी थी,
कि रशिया के मिसाइल्स को आप काउंटर कर सकें। रिपोर्टेडली 15 मई के या 14 मई को यूक्रेन ये चीज़ रिपोर्ट करता है कि उन्होंने एक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल शूट डाउन कर दिया है। अब ये दुनिया में पहला ऐसा वाक़या है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने शूट डाउन किया है, क्योंकि अभी तक थ्योरेटिकली यही समझा जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम जिनमें S-400 या इवन S-500 है ये शूट डाउन नहीं कर सकते। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल को एक हद तक कर सकते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा एक मिसाइल आ रहा होता है अपनी टर्मिनल फेज़ में, लेकिन ये जो आज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं या इवन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये मनूवर कर सकते हैं, ये अपनी टर्मिनल फेज़ में भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इनमें फुर्ती ज़्यादा होती है। अब सिंपल ये समझ लें, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का दावा करता है यूएस भी और यूक्रेन भी। बट उसके बाद ही तकरीबन 17 से 16 मई को बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं रशिया की तरफ से यूक्रेन पर, और ये कीव जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का वहाँ होती हैं। अगर आप ये वीडियो भी देखें तो बहुत से सरफेस टू एयर मिसाइल्स पैट्रियोट फायर करता है रशियन मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए, लेकिन एट दी एंड एक धमाका होता है और उसमें अमेरिका का पैट्रियोट सिस्टम तबाह हो जाता है। अब यहाँ जो इंटरनेशनल सतह पर मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पैट्रियोट तबाह हुआ है अमेरिका का, ये रूस के किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ने तबाह किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल ने ये तबाह किया है पैट्रियोट सिस्टम, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक किंजल मिसाइल का यूनिट कॉस्ट है वो 2 से 4 मिलियन डॉलर की है, लेकिन जो एक बैटरी है पैट्रियोट सिस्टम की वो 500 मिलियन डॉलर की है। तो ऐसी कम से कम 2 बैटरीज तबाह की हैं रूस ने पैट्रियोट सिस्टम की, और इसकी रेंज तकरीबन 150 से 250 किलोमीटर के दरमियान होती है। और ये जो PAC-3 वेरिएंट है इसके लिए न्यूली डिज़ाइंड मिसाइल भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जिनमें एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम भी रखा गया था। उसके अलावा इनमें के बैंड सीकर को रखा गया था। के बैंड सीकर क्या करते हैं कि अपलिंक को यूज़ करते हैं और सारा डाटा अपने सीकर में स्टोर कर लेते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए रेडार से, रेडार उन्हें एट दी एंड यूज़ ना करना पड़े जो ग्राउंड पर मौजूद है, और अपने सीकर के थ्रू ही अपनी टर्मिनल फेज़ में हिट टू किल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ना कि पुराने प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ की तरह। इस तरह इनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पैट्रियोट सिस्टम्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल नुकसान ज़्यादा यूक्रेनियन साइड पर देखने को मिला, जहाँ रशिया ने अपने 4 से 8 मिलियन डॉलर के मिसाइल यूज़ करते हुए 2 बैटरीज तबाह की, जिनकी ओवरऑल मालियत 1 बिलियन डॉलर के आसपास बनती है। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें दोनों साइड के क्लेम्स तो बहुत ज़्यादा स्काई हाई हैं, और यहाँ मुख्तलिफ सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि एटलीस्ट 30 PAC-3 यानी कि पैट्रियोट मिसाइल फायर किए गए थे यूक्रेन की तरफ से, और उनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स ने रशियन मिसाइल्स को अपने टारगेट पर गिरने से पहले रोक भी लिया। लेकिन अल्टीमेटली ये रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल या जो भी रशिया का एक एंटी रेडिएशन मिसाइल था उसे नहीं रोक पाए और अल्टीमेटली तबाह हो गए। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।